बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका नेक्स्ट लेक्चर है निज़ाम तनफ़ुस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हिस्सा लेती हैं। तो उन पार्ट्स का मैं यहां पे नाम लिखता हूं। द फर्स्ट पार्ट विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन दैट इज नोज। पहले पार्ट क्या कहा जाता है? नोज। नोज का मतलब है नाक। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब है नखरा, उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड ट्रेकिया, जिसे कहा जाता है हवा की नाली। एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, हवा की नाली की शाखें, ठीक है। और इसके बाद है ब्रोंक्यूल्स। ये भी हवा की छोटी नालियां होती हैं, हवा की और लास्ट में है एल्वियोलाई। इसको एयर सेक भी कहा जाता है। एयर सेक उर्दू में कहते हैं हवा की थैलिया, ठीक है। अब द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नोज। नोज जो है, सबसे पहले रेस्पिरेशन नोज से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हवा जो है नाक के जरिए अंदर दाखिल होता है। तो मैं नाक का थोड़ा सा एनाटॉमी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जो नाक है, नाक के अंदर दो नेसल कैविटीज होती हैं और उन नेसल कैविटीज के जरिए नाक के अंदर हवा दाखिल होती है। नाक में दो नेसल कैविटीज होती है और इसमें लुआबदार झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। इंग्लिश में म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। लुआबदार झिल्ली होती हैं और ये म्यूकस खारिज करता है, ठीक है। नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये म्यूकस खारिज करता है। म्यूकस जो है ये नाक को नम रखता है। नाक के अंदर जो नमी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूकस। अब नाक के अंदर सबसे पहले हवा नाक के अंदर दाखिल होती है। तो इस पार्ट का जो फंक्शन है, इसके अंदर तीन फंक्शन है इस पार्ट के। पहला फंक्शन क्या है इसका? हवा नाक के जरिए दाखिल होती है और यहां छोटे छोटे बाल होते हैं और हवा के ज़रात और बैक्टीरिया
रुक जाते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। फिल्टर शुद्ध हवा फेफड़ों में जाता है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन नाक का क्या है कि फिल्टर का काम करता है, क्योंकि हवा के अंदर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हवा के ज़रात होते हैं। तो हवा के ज़रात नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो छोटे छोटे बाल के अंदर नाक के अंदर हवा के ज़रात और बैक्टीरिया जो सांस के अंदर, सांस के जरिए नाक के अंदर ले जाया जाता है, तो वहां पे वो फंस जाते हैं और उसे निकालता है। जो फिल्टर शुद्ध हवा है वो अंदर चली जाती है फेफड़ों की तरफ। ये पहला फंक्शन है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये नाक को नम रखती है और नाक को नम रखती है और दर्जा हरारत मुनासिब रखती है। ये सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका? दैट इज यहां सूंघने के असाब होते हैं। यहां पे ओल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व से मुराद है सूंघने वाले असाब होते हैं, जो हवा के अंदर जो बदबू होती है या खुशबू होती है उसको सूंघा जाता है। तो ये तीन जो है ना मेजर फंक्शंस है नाक के। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये एक कुरी हड्डी से बनी हुई पार्ट है। नोज के बाद स्टार्ट होता है लैरिंग्स। तो इसके मैं कुछ खुसूसियात लिखता हूं। ये कुरी हड्डी यानी कार्टिलेज से बनी है। पहली बात है ये कार्टिलेज से बनी है और इसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स का मतलब क्या है? आवाज पैदा करने वाले डोरे होती हैं। ठीक है। अच्छा, लैरिंग्स क्या है कि ये कार्टिलेज से बनी है और ये जो गर्दन के मोरे हैं, 7 मोरे जो गर्दन के हैं, जिसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है, तो इसमें जो 4th, 5th और 6th वर्टिकल वर्टिब्री है, 4th, 5th और 6th, इन वर्टिब्रीज के सामने लैरिंग्स मौजूद होता है। ठीक है। और इसके अंदर वोकल कार्ड्स होता है। वोकल कार्ड्स ये हवा के डोरे होते हैं। जब हम बात करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो लैरिंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस की जो वेव्स हैं वो इन डोरों से टकराती हैं। जब टकराती हैं तो इनमें तरतराहट पैदा होती है, जिससे हमारी आवाज पैदा होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ लैरिंग्स। और इसका जो दूसरा मेन रोल है लैरिंग्स का कि लैरिंग्स में एक ढकना होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके ऊपर एक ढकना होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस।
कहा जाता है। अच्छा, इस एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये एक ढकना है जो कि लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, जब भी हम खुराक खाते हैं तो जो खुराक है, खुराक की जो ज़रात है, वो जब खुराक की नाली के अंदर पास होता है तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि ये जो सांस की नाली है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से सांस के नाली के अंदर कोई भी खुराक की ज़रात नहीं जाता। तो इसका बड़ा रोल है एपिग्लोटिस का, ये ढकना है। और जब हम बात करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ये ढकना ओपन हो जाता है, और जब हम खुराक खाते हैं तो ये ढकना सांस की नाली को बंद कर देता है और उस टाइम खुराक की नाली ओपन होती है। तो इसका बड़ा रोल है। इसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया ये हवा की नाली होती है और ये भी कार्टिलेज से बनी है। ये भी करी हड्डी की तकरीबन 16 से 20 सी शेप रिंग्स के बने हैं। सी शेप रिंग्स से बनी है। ठीक है, सबसे पहले ये कुरी हड्डी से बनी है और 16 से 20 कुरी हड्डी की जो रिंग्स हैं उससे ये बनी है। ठीक है, तो ये जो सी शेप के रिंग्स हैं, इसका काम क्या है? पहली बात तो ये है कि ये कुरी हड्डी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता। कोलैप्स का मतलब है ये पिचकता नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, ये अपनी इसकी जो असल शक्ल है वो बरकरार रखता है ट्रेकिया का। ठीक है, तो ट्रेकिया से उसके बाद हवा ट्रेकिया से गुजरती है और ये लैरिंग से स्टार्ट होती है। ये लैरिंग्स से शुरू होके फेफड़ों में दो शाखों में तकसीम होती है। ठीक है, और ये 4 इंच लंबी होती हैं। इसका जो साइज है 4 इंच, ये 4 इंच लंबी होती हैं। उसके बाद है जब हवा सबसे पहले नोस नाक से गुजरती है, नाक से होते हुए लैरिंग्स में जाता है हवा फिर लैरिंग से होते हुए ट्रेकिया के अंदर जाता है और ट्रेकिया से फिर ये मजीद 2 शाखों में तकसीम हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई ये हवा की नाली की शाखें होती हैं और ब्रोंकाई ये हवा की नाली की शाखें होती हैं जो के फेफड़ों में हवा पहुंचाती है। ठीक है, ये फेफड़ों की तरफ हवा पहुंचाती है। उसके बाद ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम होता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स जो है ना मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम होता है। हवा की थैलियां जिसे कहा जाता है, इसे एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई ये आखिरी वो हिस्सा है जहां पे गैसों का तबादला होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये लंग के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, लंग यानी फेफड़े, 2 फेफड़े होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, 2 फेफड़े होते हैं। अब मैं
थोड़ा सा लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं और उसके बाद लंग की खुसूसियात भी बताता हूं, और ये जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे इसके फंक्शंस और खसूसियात लिखे हैं वो सारा इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। और लंग इज द प्रिंसिपल ऑर्गन जहां पे गैसों का तबादला होता है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल ये है ट्रेकिया, ठीक है, और ट्रेकिया के ऊपर दैट इज लैरिंग्स, और लैरिंग्स भी कार्टिलेज से बनी है, ठीक है। मैं इसको कलर देता हूं ताकि इजीली समझ आ जाए। दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद नीचे ये है ट्रेकिया, और ट्रेकिया 16 से 20 सी शेप रिंग का बना होता है। तो मैं इसकी रिंग्स बनाता हूं, ये डिफरेंट रिंग्स हैं। Let's suppose these are the rings of trachea. इसे मैं कहता हूं this is called trachea। और ये जो ट्रेकिया है ये मजीद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच को राइट ब्रोंकस कहा जाता है, और इसके ऊपर भी रिंग्स होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और इसे कहा जाता है, लेट्स इसको मैं लेफ्ट करता हूं, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। और इसके बाद ये मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। These are called bronchioles, ठीक है। इसका मैं नाम लिखता हूं bronchioles। ये भी क्या है, bronchioles। और मजीद ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होता है। फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और मजीद जो ब्रोंक्यूल्स हैं आखिर में ये एंड होता है ऑन एल्वियोलाई, जिसे एयर से कहा जाता है, एयर सेक, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसे एल्वियोलाई तस्वुर करता हूं, ठीक है। These are air sacs। These are called alveoli। और इस पार्ट के अंदर गैसों का तबादला होता है। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं, एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सेक है, ये सारे पार्ट्स लंग्स के अंदर होते हैं। लेट्स सपोज
This is lung. This is the right lung. और ये है लेफ्ट लंग. This is called left lung. ये एक रफ सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है जस्ट समझाने के लिए. ठीक है. This is called right lung. Right lung. अच्छा, जो राइट लंग है, राइट लंग के 3 पार्ट्स हैं. एक तो ऊपर वाला पार्ट एपेक्स कहलाता है, नीचे वाला पार्ट इसका बेसमेंट कहलाता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एपेक्स. ये भी एपेक्स कहलाता है. और जो निचला पार्ट है इसे बेस कहलाता है. बेस ऑफ लंग. ये भी बेस ऑफ लंग कहलाता है. बेस ऑफ लंग. ठीक है. अच्छा, 2 पार्ट्स ये हो गए. उसके बाद जो राइट लंग है उसे 3 लोब्स में डिवाइड किया जाता है. राइट लंग की 3 लोब्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लोब. दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लोब. और ये है थर्ड लोब. इसे कहा जाता है अपर लोब. अपर लोब. दिस इज कॉल्ड मिडल लोब. मिडल लोब. और ये थर्ड क्या कहलाता है? लोअर लोब. राइट साइड की 3 लोब्स होते हैं. अच्छा, इसके बाद है जो लेफ्ट लंग है, इसके 2 लोब्स होते हैं. ओनली इट हैज 2 लोब्स. अपर लोब इसे कहा जाता है अपर लोब. और ये है लोअर लोब. लोअर लोब. ठीक है. अच्छा, अपर लोब, जो लोअर लोब्स हैं, यहां पे एक मसल होता है जिसे कहते हैं, मसल का एक फर्श होता है. इसे कहा जाता है डायाफ्राम. ठीक है. डायाफ्राम होता है यहां पे. और ये डायफ्राम जो होता है ये चेस्ट कैविटी का फर्श बनाता है. इसे कहते हैं डायाफ्राम. डायाफ्राम. अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले जो हवा है, यहां पे लेट्स सपोज ये है नाक. हवा सबसे पहले हवा नाक के जरिए दाखिल होता है. 2 नेसल कैविटीज से हवा दाखिल होता है और आता है हवा लैरिंग्स के अंदर. लैरिंग्स हवा की नाली है. लैरिंग्स से होते हुए हवा आता है ट्रैकिया के अंदर और ट्रैकिया से फिर हवा गुजरता है राइट लंग के अंदर और लेफ्ट लंग के अंदर थ्रू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. और लेफ्ट ब्रोंकस फिर मजीद छोटे छोटे नाली में डिवाइड होता है जिसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स मजीद छोटी नाली में डिवाइड होता है जिसे कहा जाता है एल्व्यूलाई. These are called alveoli. अब
एल्विलाई इज द पार्ट जहां पे गैसों का तबादला होता है। तो मैं यहां पे लेट्स सपोज ये है एक एल्विलाई, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया, ये एक एल्विलाई है, ठीक है। लेट्स सपोज एल्विलाई है। एल्विलाई की गर्द कैपिलरीज होती हैं, वेंस और कैपिलरीज इसके गिर्द होती हैं। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, दीज आर सपोज दीज आर कैपिलरीज अराउंड एल्विलाई। अब कैपिलरीज क्या करता है, जब भी, अच्छा लास्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने पढ़ाया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में जाती हैं और फिर आर्टरीज मजीद डिवाइड होकर कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। अब कैपिलरीज क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एल्वियोलाई पिक करता है और एल्वियोलाई जो है ना, ये सांस के जरिए इसे फेफड़ों से बाहर निकालता है। उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन होता है जो सांस के जरिए हम फेफड़ों को मिलता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए खून जब साफ होता है और इसे पूरे जिस्म के टिश्यूज तक पहुंचता है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे गैसों का तबादला होता है, गैसों का तबादला होता है, एल्वियोलाई। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर वहां जहां पे गैसों का तबादला होता है। और एक लंग के अंदर तकरीबन 300 से 400 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं। 300 से 400 मिलियन एल्वियोलाई पाया जाता है एक फेफड़े में। इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, जो फेफड़े हैं, सबसे पहली बात कि ये इलास्टिक होते हैं, ये लचकदार होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये मसामदार होते हैं, ये पोरस होते हैं, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये स्पंजी होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। और इसके गिर्द, इन फेफड़ों के गिर्द एक गिलाफ पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। और ये गिलाफ क्या करता है कि ये फेफड़ों की हिफाजत करता है। मैं यहां पे इसके गिर्द बना रहा हूं प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी एक गिलाफ होता है फेफड़ों के गिर्द, इसे मैं नाम देता हूं प्लूरा। अच्छा, प्लूरा के अंदर एक माया होता है, पानी की तरह एक फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है कि सबसे पहली बात, ये फेफड़ों को रगड़ से बचाती है, यानी फ्रैक्शन से बचाती है, और फेफड़ों को नम रखती है। फेफड़े जितनी ज्यादा ये फैलती हैं, अपने साइज से ज्यादा फैलती हैं, तो ये प्लूरा उसे एक्सटर्नल प्रेशर से बचाती है, फ्रिक्शन से बचाती हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लंग। अच्छा, लंग का मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ पे गैसों का तबादला होता है, ठीक है। हम ऑक्सीजन जब अंदर ले जाते हैं तो ये नाक से होता हुआ फेफड़ों के अंदर कि एल्वियोलाई के अंदर ये चली जाती है। अब ये जो एल्वियोलाई है, ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकाई है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स लंग्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो मैंने लंग का फंक्शन भी बता दिया और एनाटॉमी ऑफ लंग की एनाटॉमी भी बता दिया। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा बे, अब मैं एक चार्ट दिखाता हूं। चार्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा ये है, इसे कहते हैं नेसल कैविटी। सबसे पहले इस नेसल, दो नेसल कैविटीज होते हैं। नेसल कैविटीज के जरिए जब नाक के जरिए हवा अंदर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैरिंग्स होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। और यहाँ पे एक ढकना होता है जिसे एपिग्लोटिस से कहते हैं। ये एपिग्लोटिस लैरिंग्स को ओपन करता है, ढकना हट जाता है और हवा यहाँ से होते हुए ट्रेकिया में जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रेकिया। और इसके अंदर 16 से 20 सी शेप के रिंग्स लगे हैं। और ये मजीद ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। और दिस इज कॉल्ड लंग। ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। और इससे नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायफ्राम के मसल्स बने हैं। ये मसल्स है डायफ्राम के। अच्छा ये पे एक स्ट्रक्चर है जो कि एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एयर से होते हैं। ये देखो कैपिलरीज और वेन्स इसके गिर्द लिपटे हुए हैं। यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। सो दिस वाज जस्ट शोइंग यू कि कैसे ये पार्ट्स कैसे होते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर। अच्छा इसके अंदर मैं एक पॉइंट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डायफ्राम का क्या रोल है, जो डायफ्राम है। ठीक है, अच्छा पहली बात है कि जो डायाफ्राम और इंटर कोस्टल मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स ये बिल्कुल रिब्स के साथ अटैच होती हैं, पसलियों के साथ अटैच होती हैं। अच्छा जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, ये जो डायफ्राम है ये जब सिकुड़ता है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे जो छाती है, जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, इसके साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी रिब्स के साथ अटैच हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जब ये सिकुड़ते हैं तो जो रिब्स हैं वो पसलियां बाहर निकल आती हैं और लंग्स के अंदर एक प्रेशर बनता है। हवा के लिए यहाँ पे दबाव ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में हम सांस अंदर ले जाते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं यानी सिकुड़ते हैं, जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ निकल आती है और अंदर जो प्रेशर है लंग्स के अंदर, वो प्रेशर हवा के लिए प्रेशर ज्यादा हो जाता है, दबाव ज्यादा हो जाती है, जिससे हवा सांस के जरिए अंदर आती है। अच्छा जब एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब ये करते हैं, जब ये फैल जाते हैं तो इसके साथ ही जो पसलियां हैं वो पसलियां भी फैल जाती हैं अंदर की तरफ, जिससे अंदर जो लंग्स के अंदर दबाव है वो कम हो जाता है। और इस दबाव कम होने से क्या होता है, जो लंग्स से सांस है वो बाहर की तरफ खारिज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से लंग्स के अंदर दबाव पैदा होती है। अगर दबाव ज्यादा होती है तो ये मसल्स, तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और अगर दबाव
कम होती हैं तो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी सांस बाहर खारिज हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इस पार्ट में कुछ मॉडल क्वेश्चन मैं बताता हूं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि लेट्स सपोज राइट द डिफरेंट पार्ट्स of respiratory system, of respiratory system. And function. रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं और उसके फंक्शन तहरीर करें, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा, समझाया भी, नोज है, लैरिंग्स है, ट्रकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, और उसके बाद थोड़ा बहुत लंग का भी बताना है और हर पार्ट का फंक्शन तहरीर करना है। सो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम of respiratory system. Respiratory system. Respiratory system का एक डायग्राम ड्रॉ करें और उसे लेबल करें। लेबल का मुराद है कि उसके हर पार्ट्स का नाम लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पार्ट में से। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने ज्यादा डीप में समझाया नहीं, मैंने सुपरफिशियली समझाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर इजी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।